बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मसर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डस्का का मुतनाज़ हल्का जहां पर इलेक्शन हुआ था फरवरी में, और फरवरी में जो हलचल थी वो आज हमें नज़र नहीं आया। आज वहां पे दोबारा पोलिंग हुई, बड़ी पुरअमन हुई, सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ामात थे और सियासी जमातों की तरफ से काफ़ी हमें नज़र आया कि उन्होंने बहुत मुज़ाहिरा किया तहम्मुल का और बर्दाश्त का। और आपने सुना होगा कि मामले खुसूसी जो पंजाब हुकूमत की वो कह रही थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुसूसी हिदायत की थी कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड सब लोगों को मिलना चाहिए। और हमने कोई बहुत ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात कहीं नहीं देखे। असले की नुमाइश पर पाबंदी थी, चाहे वो लाइसेंस याफ्ता है या बगैर लाइसेंस के है। दफ़ा 144 का नफाज भी था वहाँ पर। रेंजर्स भी तैनात थे, पुलिस की बहुत भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। बहरहाल इलेक्शन हो चुका, अब गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ रहे हैं और अभी तक की जो ख़बरें हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की नौशीन इफ्तिखार को लीड है। असद मली साहब जो PTI के वहाँ पर उम्मीदवार हैं, वो अभी तक के इंतखाब जो अभी नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उन नताइज के मुताबिक वो पीछे हैं। लेकिन तकरीबन 360 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आने हैं। कुछ जगहों पर 50 के करीब रिज़ल्ट कंपाइल हुए हैं। मीडिया उनको रिपोर्ट भी कर रहा है। तो जाहिर है जब तक सारे पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट नहीं आ जाते तब तक ये कहना मुश्किल है कि वहाँ पर जीत किसकी होगी। लेकिन जिस भी जमात की जीत होगी उसके पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे। फरवरी में जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इलेक्शंस हो रहे थे और अब हमने कराची का एक बाई इलेक्शन देखना है। अगर आज डस्का से नून लीग जीत जाती है अगर, तो फिर उस नतीजे का क्या असर होगा कराची के ज़िमनी इंतखाब पे, जहाँ पर साबिक जो वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ता इस्माइल वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। हमने फरवरी में ये भी देखा था कि PDM इकट्ठी थी, आज PDM तकसीम है, क्या उसका भी कोई असर होगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि आज टर्नआउट बहुत कम रहा और उसकी वजह क्या है। वोटर्स क्यों मायूस हैं, वो PDM से भी मायूस नज़र आए और वो हुकूमत से भी मायूस नज़र आए। कुछ उन वजूहात को भी ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। और जो दूसरा बड़ा मामला इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ चलने वाले केसेस हैं। काली की शाइया था और क्या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है PTI में। उन्होंने कहा कि मुझे PTI से निकालना किसी के फ़ायदे में नहीं होगा। क्या इसको धमकी समझा जाए और ये सोचा जाए कि अगर वो निकल जाते हैं तो फिर PTI को कितना नुकसान होगा। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ जलील अहमद साहब जो कि सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। शरकपुरी साहब, PTI ये कहती रही आज कि ये हम जीता हुआ इलेक्शन था जिसके ऊपर ये इलेक्शन हुआ है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पुरअमन इंतखाब हुआ है, टर्न आउट काफ़ी कम लग रहा है। तो आपको लगता है कि नून लीग कह रही थी कि इंतकाम लेने के लिए हमारा वोटर बाहर निकलेगा, क्या वोटर बाहर निकला है आपके ख्याल में? और अगर नहीं निकला तो उसकी वजह क्या है? नहीं, देखें, वो जो इलेक्शन का एक माहौल था वो ज़ाहिर है एक वक्त तक बना हुआ था और फिर जब इलेक्शन हो गए हैं और उसमें डिस्प्यूटेड पैदा हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर अदालत में केस चला गया, तो वोट डालने वाले ज़ाहिर है थोड़ा मायूस भी हो जाते हैं। और जब दोबारा अदालत ने हुक्म किया है तो बहुत थोड़ा टाइम था और हमने ये देखा है कि दोनों कैंडिडेट जो थे वो अपनी दोबारा कैंपेन सही तरीके से नहीं चला सके। तो ज़ाहिर है जब आप वोटर को निकालते नहीं हैं और दोबारा हर यूनियन कौंसिल लेवल पे, हर गांव लेवल पे थोड़ा सा एक्टिविटीज़ नहीं होती तो लोग जोशो खरोश से नहीं निकलते। हमने ये भी लेकिन देखा आज जो इलेक्शन हुए हैं पुरअमन हुए हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा मरियम साहिबा नहीं कैंपेन कर सकी, ज़रा वो बीमार हैं। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव थे, लाहौर में बैठ के भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस डस्का के इस इलेक्शन के हवाले से की हैं। तो यू थिंक कि उससे भी कुछ फर्क पड़ा? टूट रही है, जुमला दोबारा प्लीज बोलिएगा। मैंने कहा जी मरियम नवाज नहीं जा सकी कैंपेन के लिए अब दोबारा, तो आपको लगता है उससे भी कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, देखिए, मरियम साहबा का जो स्टाइल था वो तो बहरहाल मैं तो उसे अप्रिशिएट नहीं करता, और लेकिन
दोनों तरफ से ये पुरस्कून पोजीशन रही है ये पूरा हफ्ता 2 हफ्ते से। तो उस वजह से फिर लोग जो वोट डालने वाले हैं उनके अंदर भी गर्मजोशी कम हो जाती है। लेकिन बहरहाल रिजल्ट जो आएगा उससे वोटर का माहौल तो नज़र आएगा ना कि जो जीतेगा ज़ाहिर है उसका समझ आ जाएगी। अभी सही। तक तो पीटीआई का कैंडिडेट आगे जा रहा है, लेकिन जब आखिरी रिजल्ट आएगा तो उस वक्त तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा जी। जी ठीक है। कंस साहब, हमारे पास दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। नून लीग वाले कह रहे हैं हम आगे हैं, और जो इब्तदाई नताइज थे उसमें नौशीन इफ्तिखार की लीड भी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी उस्मान ने कहा कि भाई हम आगे हैं। जो आवाज़ टूट रही है बार बार, जी, मैं आपके पास आवाज़ वापस, टूट रही है शरकपुरी रेगुलर। साहब आपके पास वापस आती हूँ। मैं ज़रा कंस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। तो कंस साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के इंतखाब को, और कितना अहम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कमर साहब मौजूद हैं, शरकपुरी साहब मौजूद हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और आपके जो बेशुमार नाज़रीन हैं, आप देखने वाले उनको भी। देखें, ये तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में और स्पेशली जब इलेक्शंस होते हैं तो हर पार्टी जो है वो अपनी फतह का उसको एक्सपेक्ट भी कर रही होती है, और तो वो बुलंदोबाग दावे भी हो रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो इलेक्शन का दिन भी गुजर गया। अब आप वहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन बहुत हद तक पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हुआ, और रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो 55-60 इलेक्शन के बल्कि 70 के करीब जो हमें मसूल हुए हैं, उसमें तो जो अली असद मली साहब हैं वो कंफर्टेबली, यानी कि 2-2.5 हज़ार की लीड से वो आगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस करने के बजाय लेट्स ऑल वेट। आज रात को किसी टाइम पे इंशाल्लाह ये रिजल्ट पूरा हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। और आई होप कि वहाँ की आवाम ने अपने मुस्तकबिल के लिए, और चलें कुछ ना कुछ, जब आप गवर्नमेंट सीट जीतती है तो फ़ायदा भी होता है। तो आई होप कि आज फैसला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में किया होगा, अली असद मली साहब के हक़ में किया होगा। सबसे अच्छी बात ये कि कम अज़ कम आज वो कुछ नहीं हुआ जो चंद दिन पहले हुआ। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाएगा आरओ के पास। तो उसके बाद ही फतह का जश्न मनाएं वो लोग जो जीतेंगे। बट वी हैव वेरी गुड होप्स फॉर आवर कैंडिडेट। ठीक हो गया। और अगर आप जीत जाते हैं कंस साहब, पीटीआई ये सीट जीत जाती है, तो आपको लगता है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से असद मली साहब ये सीट जीत सकते हैं? देखें, फैक्टर मैं समझता हूँ कि आज से चंद दिन पहले जब बाई इलेक्शन ये पहली दफ़ा कंडक्ट हुआ था, तो उस वक्त आपको याद है कि पीडीएम का एक बड़ा एक शोर होगा बरपा था हर तरफ ही। तो चूंकि पीडीएम जो है वो तहलील हो गई मेरे ख्याल के मुताबिक, तो ऑब्वियसली फिर इन चीज़ों का रिजल्ट, बाई इलेक्शन बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसके अंदर चीज़ें काफ़ी तेज़ी से जो है ना इसके हालात चेंज भी होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो पीडीएम के तहरील होने की वजह से आज रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, मुझे उम्मीद है कि पहले से बेहतर आएगा ठीक इंशाल्लाह। है। शरकपुरी साहब, आपको लगता है कि पीडीएम अपने उरूज पे थी जब फरवरी में इलेक्शन हुआ था यहाँ पर, तो उस वक्त जाहिर है इलेक्शन का माहौल, जैसे आपने खुद भी कहा, और तरह का था। तो आज जो अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली दीगर जमातों का भी वोटर है, या नून का अपना वोटर है, वो पीडीएम की तकसीम से भी मायूस आपको नजर आया? जी यकीनन पीडीएम की जो तकसीम हुई है उससे वोटर ने क्या मायूस होना है, वो तो लीडरशिप ही सारी मायूस हो गई है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी एक ख़ास जेन से चल रहे थे, उसमें कोई अखलास तो नज़र आ नहीं रहा था। और मरियम साहबा भी जो कंपेन कर रही थी गुस्से के अंदर कर रही थी, तो हमल से अगर करती तो उसका रिजल्ट और तरह होता। अगर शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करती तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को बेहतर प्रोग्रेस मिलती। लेकिन मरियम साहबा ने जितनी भी प्रोग्रेस की है गुस्से के अंदाज में की है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने उनके असल रूट से हटा दिया। तो उस वजह से कुछ जज्बाती लोग तो साथ लगे रहे, लेकिन जर्नल वोटर मुस्लिम लीग नून का मायूस हुआ मरियम साहबा के अंदाज से। लेकिन आप तो और सारे ज़िमनी लेकिन फिर इंतखाब भी एक जोश और वलवला था। लेकिन आप तो सारे ज़िमनी इंतखाब जीते हैं ना, मतलब जो फरवरी में हुए उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज जीती है। आप तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सीट ले उड़े हैं। तो आपको लगता है कि वोटर ने देखिए वाकई रिजेक्ट किया बयानिया वो? देखिए जो तो बयानिया है था पीडीएम का, उसको तो पब्लिक ने किस कहीं मुझे पजीरा ही नज़र नहीं आई।
लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट चूंकि अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकी जिसको लोग दादे तहसीन आम बंदा देता, उस वजह से एक दोनों तरफ मायूसी रही है। और अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उनमें एक जोश वलवला तो ज़रूर था पहले तकारीर की वजह से, फिर मरियम साहबा का अपना अंदाज जो बात करने का था वो भी यंगस्टर को एक एक्टिव करता था। तो बहरहाल एक जोश जज्बा था, लेकिन रियल जो आप कह लेना एक रियल मीटर जिससे एग्जामिनेशन हो सके, वो इन ज़िमनी इंतखाबात से रिजल्ट रियल सामने नहीं आ सकता। सही। रियल वेव लेनी है तो लोगों से इंटरव्यूज लें, उससे समझ आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम कैसे देखते हैं। सही। अच्छा कर्नल साहब, अब आपको तो ज़ाहिर है जलील साहब तकरीबन पीडीएम की जो तहलील वाली आपकी राय है उसको इंडोर्स ही कर रहे हैं कि पीडीएम का बयानिया उस तरह से आवाम में उसको पज़िराई नहीं मिली, लेकिन पीडीएम की जमातें अभी भी ये दावा करती हैं कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और बिलखुसूस अगर पीटीआई की पंजाब में जो सूरत हाल है, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, आपको लगता है कि ये जो तकसीम है इससे पीटीआई को वाकई में एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, या आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किए बगैर भी सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको इसके सिलसिले में एक ही चीज़ अर्ज़ करूँगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना हमें पीडीएम से, वो भले एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो जाएँ सारे, ना हमें मरियम साहिबा से, ना हमें पीपल्स पार्टी से, ना ही हमें मतलब जेयूएफ से तो बिल्कुल भी नहीं। हमें किसी चीज़ का कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं बिल्कुल आपके सामने एक रियलिटी की बात रखूँ तो हमें सिर्फ़ इश्यू है जो एक पब्लिक को एक महँगाई का सामना करना पड़ रहा है। अब वो क्यों करना पड़ रहा है? उस एक महँगाई की वजह से बेशुमार अच्छे काम, मतलब आप देखें ज़राअत में लोगों के हालात बहुत बेहतर हुए। इसके अलावा इस साल के आखिर तक हम पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। कोरोना में अभी तक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, सूबे में भी, वफाक में भी। दुनिया के मुल्कों ने इस चीज़ को एंडोर्स किया। मगर ये महंगाई का जो एक फैक्टर है वो हर चीज़ को ख़राब कर रही है, खाई जा रही है। आप यकीन कीजिए कि इस पे बहुत ज़्यादा अब फोकस है। अभी आप इस रमज़ानुल मुबारक में देख लेंगे कि इंशाल्लाह आपको ग्रास रूट लेवल पे बहुत चीज़ें बेहतर नज़र आएँगी। जिस दिन हमने महंगाई को काबू कर दिया, आप मेरी बात को यकीन कीजिए कि आपको ये ऑपोज़िशन कहीं दूर-दूर तक भी नज़र नहीं आएगी। एंड आई एम वेरी होपफुल कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत डेडिकेटेड हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब भी इस वक़्त शरफ साहब एंडोर्स करेंगे कि तकरीबन हर ज़िले को जो माज़ी में कभी पैकेज नहीं मिले डेवलपमेंट के, वो दिए जा रहे हैं। काम की नीयत बहुत अच्छी है। फिर वही बात कहते हुए कि इन्होंने जो हमारे लिए कांटे बोए थे, ज़ाहिर है वो 2 ढाई साल से हम उनको फेस कर रहे हैं। ऊपर से अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना जो कि पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हुई, तो ज़ाहिर है वो भी हमें एक हुआ। मगर मैं एक सिंगल फैक्टर समझता हूँ, वो महँगाई है। अगर हम इसको 4-6 महीने में इंशाल्लाह कंट्रोल कर लिया, मुझे तो 1% भी किसी भी ऑपोज़िशन पार्टी से कोई खतरा मैं महसूस नहीं करता। आपने महंगाई फैक्टर का तरीन फैक्टर कितना ख़तरनाक हो सकता है पीटीआई के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी उनके साथ खड़े हैं, कहते तो वो यही हैं कि इमरान खान साहब हमारे कप्तान हैं, लेकिन शायद वो वाइस कैप्टनशिप को भी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस इनिशिएट हो गए हैं वो ना हों। तो मतलब ये भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? ज़ाहिर है अब आपने केसेस खोल दिए, अब आप उनको बंद तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखें, फिर वही बात है कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए। हमारे पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज़ ये किया जाता था ऑपोज़िशन की तरफ से कि कहाँ गई जी आपकी जो कमिटीज़ फ़ॉर्म हुई थी, शुगर, ये, वो, उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं? किसी पे कोई एक्शन हुआ? अब जब एक्शन हो रहा है, तो ये जहांगीर तरीन साहब से उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं। हम्म। मैं आपको इंशाल्लाह ये श्योरिटी देता हूँ। देखें, बड़े से बड़ा भी दुनिया का जहाज़ हो, तो जब वो फ्लाई करता है, तो टर्बुलेंस भी आती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक एक बहुत बड़ा एक सेटअप होता है, इसमें टर्बुलेंस आती रहती है। मेरी कल भी बात हुई, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं। देखें, तल्लक वास्ता होता है, लोग एक-दूसरे का वो करते हैं, मगर उनमें से कोई भी किसी एक्सट्रीम हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और मैं करता हूँ कि जो हमारे पार्टी के बड़े हैं, वो देखेंगे कि अब ऑब्वियसली
फिर वही बात आ जाती है कि क्या वज़ीर आज़म साहब DGFIA को कॉल करें और बोलें कि आप केसेस ड्रॉप कर दें, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। चलें ठीक हो गया। मगर अच्छा, आई मैं एम वापस आती हूँ इस बात के ऊपर कि आपके पार्टी के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, और जो इंतखाबात पाकिस्तान में होते रहे हैं, और बिलखुसूस अगर हम 2013 और 18 के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल देखें तो बहुत बार आपने इनका तजिया सुना है। मैंने ख़ुद इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। अफजल खान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का इलेक्शन काफ़ी पुरअमन हुआ, और ज़ाहिर है ये एक हलके का इंतखाब था, तो वहाँ पर वो सारी की सारी एनर्जीज हमें लगती हुई नजर आई। रेंजर्स भी तैनात होगी, पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी भी आ गई। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोटेस्ट किया था फरवरी में, और जो उनको तौसीक हुई सुप्रीम कोर्ट से उस सारे केस की, तो आप आज देखते हैं कि इंतज़ामात अच्छे हुए, लेकिन क्या हम ये पैटर्न सारे मुल्क में जब इंतखाब हो रहा होता है तो उस वक्त इस तरह की चीज़ें हम नहीं देखते, तो कहाँ पे कमी है? और आज के इंतखाब के दिन के हवाले से आप क्या कहते हैं? बेसिकली आज बेहतर रहा है, लेकिन इससे भी बेहतरीन होना चाहिए था, इसलिए कि देखें सारी आपके पास एनर्जी है और एक हल्का है। जब जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें तो पाकिस्तान के जो खैबर से लेकर कराची तक जितने MPA और MNA के इलेक्शन बेक वक्त हो रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो फोकस भी स्कैटर्ड होता है और आपके एनर्जीज और रिसोर्सेज भी। बात यह है कि हम जब बाई इलेक्शन करें तो वो आइडियल होने चाहिए, हर सूरत में आइडियल होने चाहिए। इसमें ये दो तीन चीजें जो नजर आई कि वहाँ पे दोनों तरफ से लोग आए और अस्ते वाले आए और इन वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। बात यह है कि देखें इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात होते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं होते। इख्तियार इसलिए नहीं होते कि वो जो वहाँ पे लोग बिठाए जाते हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों के होते हैं। अगर वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम करें और जो भी गलत चीज हो उसके ऊपर विसल ब्लो करें, सीटी बजाएं, उनको कार्ड दिखाएं, ग्रीन कार्ड दिखाएं, येलो कार्ड दिखाएं और एक दो दफा रेड कार्ड दिखाएं, उसके बाद ही ये चीजें कंटेन और कंट्रोल होंगी। और इसके बगैर अगर इस तरह ये सोचे कि जी ये हुकूमत नाराज हो रही है, अब इस इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की तो परवाह नहीं है, इनको मैं कहता हूँ हुकूमत की भी परवाह ना करो और अपोजिशन की भी परवाह ना करो, अपनी परवाह करो। जो तुम्हारा किरदार है एज ए न्यूट्रल एम्पायर, उसको इस तरीके से आप करें। हिंदुस्तान के TN सेशन एक होते थे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मिसालें कायम की है। देखें आपको जहाँ से अच्छाई नजर आती है आप उससे ले लें, उससे इंस्पिरेशन ले लें। और दूसरा ये कि आप ने इलेक्शन कमीशन देखें माजी में, अब रिसेंटली आप देखें जब इलेक्शन हो रहे थे NA 120 में, वहाँ पे वो जो बेगम कुलसूम नवाज का इलेक्शन जो हो रहा था, आपने देखे वहाँ पे बेपनाह फंड्स, बेपनाह पैसे, बेपनाह रिसोर्सेज गवर्नमेंट की। और देखें इलेक्शन कमीशन की 218 की तीसरी जुज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और जो करप्ट प्रैक्टिसेस है रोके जाएं। ठीक है। अच्छा अफजल खान साहब, मुझे ये भी बताएं कि आज भी हम सुन रहे हैं, अभी कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि फार्म 45 जो है, फार्म 45, वो उसके नताइज हमें वो नहीं उसकी सूरत में मौसूल हुए। तो ऐसा क्या प्रोसीजर हो सकता है कि ये जो सारा डाटा है, ये जो सारे फॉर्म्स हैं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये मतलब बगैर किसी डिले के पहुंचे और इसके ऊपर डाउट्स ना हो, क्या क्या तरीकेकार? बिल्कुल सही है। वो तभी होगा, आपने किसी सुपरमार्केट से सौदा खरीदा है और जब आप वहां जाते हैं तो अगर आपकी 20 भी चीजें हैं तो एक लम्हे में आपको रसीद आपके हाथ में आ जाती है कि आपने कौन सी चीज खरीदी है, उसकी कीमत क्या है और उसका ग्रैंड टोटल क्या है। वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं पहले से कि ये अपोजिशन जो माहिर है रिगिंग में, और इस जो आज का जो सिस्टम है वो इस सिस्टम को कभी नहीं बदलने देंगे। जैसे रिसेंटली आपको जो इमरान खान ने उन्हें कहा कि शो ऑफ हैंड से वो वोट होने चाहिए सेनेट में, इसलिए कि ये आपने दोनों बड़ी पार्टियों ने जो COD में ये डिसाइड किया था। लेकिन जब उन्होंने कहा इमरान खान ने भी कि PTI ने कि जो इस वक्त हुकूमत में है कि हम ये करते हैं, तो उन्होंने उस पर इनकार किया। इसी तरीके से अभी जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी ये लोग कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये जीतते ही इसी चीज पे हैं। अभी जो राना सनाउल्लाह साहब बातें उन्होंने शुरू कर दी, इसका ये मतलब है, इंडिकेशन है कि दे आर नॉट विनिंग दिस सीट।
अच्छा, तो मैं आपके जब पास ये वापस आती हूँ। अफजल खान साहब हमारे साथ रहिएगा, एक सवाल मैंने आपसे और भी पूछना है। शरकपुरी साहब, अफजल खान साहब कह रहे हैं अपोजिशन जमातें जो वो नहीं चाहती कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और सिस्टम्स के ऊपर बहुत दफ़ा बात की है आपकी जब उसमें वो हुकूमत। चोरी नहीं कर सकते, जी जी कोई नहीं कर सकता उसमें। जी बिल्कुल ठीक है। मैं शरकपुरी साहब से पूछना, शरकपुरी साहब आपको लगता है कि वाकई अगर खुलूस नीयत हो और हम चाहते हैं कि शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान में हों, तो फिर सारे मिल के बैठ जाएं, लेकिन वो सारे मिल के बैठने वाली सूरत हाल नहीं आती, कोई ना कोई बीच में से खफा हो जाता है। वो जैसे वो पंजाबी में हम कहते हैं ना कि बस वो आप कचहरियाँ और वो ही करते रहते हैं, मासी वेड़ा ही बना रहता है कि इधर रुस गया उधर और रुस गया। तो क्यों क्यों ऐसा होता है? अब बात देख लें, अभी जैसे सेनेट के इंतखाबात पहले हुए हैं, हुकूमत कह रही थी कि ओपन वोट होना चाहिए, और मेरी तो राय अरसा दराज से है कि कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं और सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान हैं, इनका तो हर तरह का वोट ओपन होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन ने साथ नहीं दिया। क्यों? वो दाल लगा के बैठे हुए थे अपनी तरफ से। तो हर बंदा देखता है कि इस वक्त उसको क्या सूट कर रहा है, कंट्री को क्या सूट करता है, ये कुछ सोचता नहीं है। अक्सरियत यानी ये नहीं सोचते। तो होना तो ये चाहिए कि हमें मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी पार्टी का नहीं सोचना चाहिए, अपनी जात का नहीं सोचना चाहिए। बहुत अच्छी लेकिन बात। बदकिस्मती ये है कि जिसमें के हाथ में होता है वो अपने एंगल से सोचता है कि इसमें मेरी पार्टी का क्या फ़ायदा है और मुझे आज के हालात से क्या चीज़ फेवर में, मेरी फेवर में क्या है। तो ये एक अलमिया है। बहरहाल जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं पुरखलूस तरीके से होनी चाहिए, और मेरी ये ओपिनियन है कि कौमी असम्बली का वोट जो है इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। हर सूरत हर बंदा वोट डाले जिसको भी उसे डालना है। अगर वो वोट नहीं डालता तो उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाए, ताकि तरले करके वोटर को लाना ना पड़े। और फिर जो मैक्सिमम, जो अभी 50% से ज़्यादा तो लोग वोट कास्ट ही नहीं करते, तो जो नहीं करते मैं समझता हूँ वो रियल वॉइस होंगे, वो किसी के प्रेशर में वोट नहीं डालेंगे, वो किसी से मरूब नहीं है, मुतासर नहीं है, उनकी एक जेन्युइन वोट हैसियत सामने आएगी। तो अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं और वोट डालना कंपलसरी कर दिया जाए तो ये वाहद एक तरीका है जिससे हम सही रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि क्या जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है उसमें आम आदमी का एतमाद कितना है। हम देखते हैं कि हमारा वोटर्स टर्नआउट कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। खैर, किसी मुल्क में भी उतना आइडियल वोटर्स टर्नआउट नहीं होता, लेकिन हम अपने मुल्क का टर्नआउट कैसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। और जो ताज़ा तरीन नताइज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं डस्का के इलेक्शन के हवाले से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हल्का बन गया। और हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ने स्पेशली इस्तीफ़ा दिया, वहाँ पे कैंपेन करने गए। उनके और राना सनाउल्लाह के बीच में फरवरी में काफ़ी तलखी भी हमें देखने को मिली, लेकिन आज काफ़ी सुकून रहा। और अब वो सुकून जो है वो नताइज आने के बाद भी वैसा ही रहता है या नहीं। अगरचे महकमा मौसमियात ने कहा कि आज धुंध और बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जब तक नतीजा मुकम्मल होता है तब तक जो सियासी माहौल और मौसम है वो कैसा रहता है। अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं, तकरीबन 118 पोलिंग स्टेशन के नतीजे गैर सरकारी और गैर हतमी आ चुके हैं, जिसमें नौशीन इफ्तिखार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। 38,200 38,200 वोट हैं उनके। और असद मली साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो 29,288 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। और आपको ये भी बताएं कि इंटरेस्टिंगली वहाँ पे तहरीक लब्बैक जो है उनका भी वोट बैंक हमें बढ़ता हुआ नजर आया। हमने कराची में भी देखा था कि बहुत सारी जगहों पे वो तीसरे चौथे नंबर पे फॉल कर रहे थे, और वो जो पीएसपी और एमक्यूएम के दीगर जो फ्रैक्शंस हैं वो पीछे थे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ी खामोशी से अपनी जगह बना रहा है। अगरचे मीडिया पे उस तरह से उनकी कैंपेन और उनकी कैंडिडेट्स हमें नज़र नहीं आते। और अब ये हल्का जिसको जो भी इसको जीतेगा, जाहिर है 2-4 दिन तो इस तरह के इलेक्शंस की अहमियत होती है, लेकिन ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे शायद उस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब भी मौजूद हैं, और वो कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जो रिफॉर्म्स हैं उनमें कोई सिंसेरिटी के साथ आज दिन तक कोशिश करने नहीं दी जाती। तो खान साहब, हम
एक और भी प्रॉब्लम देखते हैं कि आपने कहा कि पैसे का बड़ा असर रसूख है। इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा ये तय किया कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं और उससे ज़्यादा पैसा जो कैंडिडेट वो खर्च नहीं कर सकता, लेकिन वोटर्स और सपोर्टर्स भी बहुत पैसा लगाते हैं। लेकिन जो सरकार का खर्चा होता है इलेक्शंस के ऊपर, आपको लगता नहीं है कि टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो वो जो सरकारी ख़जाने से कितनी बड़ी रकम और एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं हम, और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास अपना अमला भी नहीं है, अमला भी आप लोग दूसरे इदारों से और महकमों से उधार लेते हैं, तो वो सारी हैसल भी किसी हद तक कम हो सकती है। तो ये फैसला तो बहरहाल रियासत ने करना है, हुकूमत किसी की भी हो। अगर रियासत ये सोच ले कि हमने अपना खर्चा भी कम करना है, हमने अपनी काविश भी ज़रा कम करनी है और हमने इसको ट्रांसपेरेंट भी बनाना है, तो फिर टेक्नोलॉजी को लाएं, कौन रोकता है? तंजीला मजहर, आपने बहुत शानदार बात की है और हकीकत ये है कि मैंने जो अर्ज किया, जो वहाँ पे हमने जो इतना अरसा गुजारा, हमने देखा कि इलेक्शन के जो प्रोसेस की शफाफियत के लिए सियासी जमातें तैयार नहीं हैं, और खसूसन दो बड़ी सियासी जमातें, उसको हमने देखा, उन्होंने हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे 168 से ज्यादा मुलाकातें की, लेकिन वो हर एक चीज को देखते थे कि जी, जैसे शरफपुरी साहब ने बात की, बिल्कुल अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने हक की बात की। वो लोग ये देखते हैं कि जी मैं किस तरीके से जीतूं, और बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। हकीकी बात यह है, जरूरत इलेक्शन प्रोसेस इस चीज का नाम है कि जो पॉपुलर है, जो लोग जिसको चाहते हैं वो जीतता है। अब होता यह है कि जो लोग जिसको चाहते हैं, सबसे पहले कि क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसके पास माइट है, उसके पास मसल्स हैं, उसके पास पैसा है। ये जो प्रोसेस है, एक तो इसमें, और पैसे की जो पॉलिटिकल फाइनेंस जो है, ये जो गरीब मुल्कों में बहुत ज्यादा है, और इसमें हम इंडिया से कुछ रोशनी हासिल कर सकते हैं। इंडिया ने आज से तंजीला 20 साल पहले उन्होंने ये कर दिया था कि जहाँ पे भी इलेक्शन हो, फर्ज क्या वहाँ पे अगर एक इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसे की मद मुकर्रर की है, फर्ज 1 करोड़, तो वो एक बंदा, 2 बंदे उस कैंडिडेट के साथ लगा देते थे, उनके पास मूवी कैमरा होता था। अच्छा। कि जी आप इनकी जितनी एक्टिविटीज हैं उसको फिल्माएं, और उधर उनके दफ्तर में लोग बैठे होते थे कि जी इस पे अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे खर्च हो गए, ये जो जलसे पे, ठीक है, मीटिंग अगर आप पे, करना ट्रांसपोर्ट चाहें पे, तो आपके पास तरीके बहुत हो सकते हैं। मैंने एक तो एक कमेंट जो है वो, ठीक है, बहुत सिंपल। अपने और 2 जो मेहमानों से टेक्नोलॉजी मैंने है, एक एक कमेंट भी लेने हैं। अफजल खान साहब, अगर आप इजाजत दें, ये जो टेक्नोलॉजी है तंजीला, इस पे पैसे भी कम खर्च होते हैं, इसमें रिजल्ट्स भी जो आते हैं उसके ऊपर किसी को शक व शुबा हो नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि ये अब वक्त की जरूरत है। अगर आप इलेक्शन प्रोसेस को क्रेडिबल बनाना चाहते हैं, तो ये जो इस वक्त जो प्रिजाइडिंग अफसर के इख्तियारात हैं और रिटर्निंग अफसर के, किसी को जीतने और हराने के, उसको तब्दील करना पड़ेगा। नून लीग जो है वो इस्तीफे देने के ऊपर पीपल्स पार्टी से लड़के बैठ गई है, दूसरी तरफ ज़मीनी इंतखाब भी लड़ती है, तो क्या करना चाहती है आपकी जमात? जल्दी से कमेंट दे दीजिएगा। नहीं, वही फिर आप कहेंगी कि मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से बात कर रही हूँ। देखें, यही तो चीज़ अफसोस वाली है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि असम्बली से बाहर जाना है, अच्छा। और मैंने तो मरियम साहबा के कहने के ऊपर इस्तीफा भी दे दिया, सबसे पहले दे दिया कि देना है तो दे दें, बात खत्म करें। हाँ। लेकिन नहीं किसी ने दिया, बाकी किसी मेरे अलावा तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, और फिर उसके बाद इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो असूली तौर पे तो इस्तीफों वाली सियासत करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाउस में आ गए, अपोजिशन करें, हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करें, हुकूमत को सही मशवरा दे सकते हैं तो दें, लेकिन उन्हें अपना टाइम पूरा करने दें। ठीक है। हाँ, और इस बात के ऊपर तो वैसे भी दोनों जमातों ने कहा था, कंसर्न हो जाएंगे। ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो किए इस बात के ऊपर था कि कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए। तो अब आपको लगता है कि वो जो इस्तीफों वाली तलवार थी वो हट गई हुकूमत के ऊपर से? कर्नल साहब, आपका क्या ख्याल है? वो मेरा ख्याल है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले भी नहीं थी। इन्होंने अच्छा किया, अपने मेंबर्स को आजमाया नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो खैर बिल्कुल, उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया। बहुत अच्छा किया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस्तीफ़े जमा कराती और अपने मेंबर्स को कहती कि जाएं स्पीकर साहब के सामने, माने कि हमने ये इस्तीफ़ा दिया है। तो मैं समझता हूँ इनका पर्दा रह गया है और ऐसे आइंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है जो अफजल खान साहब बात कर रहे थे, देखें यही वो एक इशू है जिस पे अब पीएम साहब आगे आए हैं। जिस तरह उन्होंने माजी में न्यूट्रल एम्पायर की बात की,
आज वो कह रहे हैं कि आए बैठे हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स। चलें, पीपल्स पार्टी ने तो आपको कह दिया कंस साहब कि वो आपके साथ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी बहुत जमातें अच्छी भी आपके साथ बैठें। प्रोएब से इतना ही जी। अब इलेक्शंस का जो नतीजा है वो आ रहा है डस्का का, और वो आप देखते रहेंगे। जैसे ही तमाम रिजल्ट्स आते हैं पता चलेगा कि डस्का का दंगल किसने जीता है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।